थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने गत वीडियो में सीटेट को केंद्रित करते हुए उन सभी विचारकों को फोकस किया है जहां से अधिक क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 4 विचारकों पर विशेष फोकस किया था जो सीटेट के केंद्रीय बिंदु माने जाते हैं, जहां से अधिक प्रश्न पुटअप होते हैं। जैसा मैंने पियाजे को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद मैंने वाइगोत्स्की को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद मैंने चोम्स्की को डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद उसी कड़ी में आज हम कोहलबर्ग को डिस्कस कर रहे हैं। मित्रों, आपको पता होगा हर विचारक के अधिगम का अपना एक की पॉइंट होता है। जैसे पियाजे के यहाँ संज्ञानात्मक विकास में बालक को स्वयं विकास का आधार बनाया, फिजिकल एनवायरनमेंट को उन्होंने विकास का आधार बनाया। लेकिन जब हम वाइगोत्स्की के यहाँ आते हैं तो वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को विकास का की पॉइंट माना। कहने का मतलब सामाजिक अंतःक्रिया विकास का एक की पॉइंट है, अर्थात वो सामाजिक अंतःक्रिया रूपी उपकरण के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को जस्टिफाई करते हैं। और फिर जब हम लोग चोम्स्की के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भाषा विज्ञान सिद्धांत को डिस्कस किया, और अब तक के जितने भी भाषा वैज्ञानिक थे उनसे बिल्कुल डिफर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। और पहली बार उन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान को न केवल जन्म दिया बल्कि यह समझाने की भी कोशिश किया कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अर्जन युक्ति यह एक जन्मजात क्षमता बच्चों में होती है, जिसके आधार पर बच्चे वाक्य निर्माण में सफल हो जाते हैं, भाषाई विकास में सफल हो जाते हैं। और उन्होंने ये समझाया था कि भाषाई क्षमता व्याकरणिक क्षमता बच्चों में बाई बर्थ होती है, एटमॉस्फेयर के अराउंड आने के बाद वो उसमें कौशलता अर्जित करते हैं, अर्थात उसका प्रैक्टिकल यूज करना सीख जाते हैं। लेकिन कोहलबर्ग में जब हम लोग पहुंचते हैं तो कोहलबर्ग ने जो विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका की पॉइंट नैतिक दुविधा को माना है। इन्होंने कहा कि विकास की कोई सीधी रेखा नहीं होती है, विकास हमेशा ऐसे रास्तों से गुजरती है जहां पर व्यक्ति किसी न किसी दुविधा का शिकार हो जाता है, भ्रम का शिकार हो जाता है, जहां पर उसको कई विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना पड़ता है। इसीलिए उसने नैतिक दुविधा को विकास का आधार बनाया। मित्रों, जैसा कि मैंने आपके सामने इसको लिखा भी है कि जब भी कभी पेपर में आए कि नैतिक विकास के सिद्धांत की पॉइंट क्या है, तब आप नैतिक दुविधा को ट्रिक मारेंगे। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि कोहलबर्ग का मानना था कि विकास सीधे लाइन में नहीं चलती। जब हम विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ भ्रम की कंडीशन आती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब व्यक्ति को कई विकल्पों में से उचित विकल्प के चयन करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और उचित विकल्प का चयन कर लेना ही विकास का आधार बिंदु है। इसीलिए उन्होंने नैतिक दुविधा को विकास की कुंजी माना है, विकास का आधार स्तंभ माना है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोहलबर्ग ने अपना पूरा सिद्धांत 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रैक्टिकल करके उन्होंने प्रस्तुत किया, और इसमें उन्होंने एक कहानी समझा करके उन्होंने अपने विकास सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आपको पता भी है कि वो कहानी समझाते हैं, एक यूरोपियन व्यक्ति है हाइनेस, जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और उसके पास पैसा नहीं है कि वह अपने पत्नी का सफल इलाज करा सके। इसी बीच वह डॉक्टर से संपर्क करता है। डॉक्टर जो स्वयं रेडियम पर आधारित कैंसर की दवा खोज चुका है, वह
उचित दाम पर, अधिक से अधिक दाम पर कई गुना दाम बढ़ा करके उसकी कीमत वसूलना चाहता है, जो कि हाइनेज के पास उतना पैसा नहीं है। ऐसी दशा में हाइनेज दवा प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर दवा देने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि उचित मूल्य ना मिल जाए। ऐसी दशा में हाइनेज सीधे सीधे अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों से पैसा उधार मांगता है, यद्यपि वह दवा की कीमत का केवल 50% ही प्राप्त कर पाता है। फिर भी डॉक्टर दवा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कीमत से 10 गुना ज़्यादा प्राइस वसूलना चाहता है, क्योंकि उसने नई दवा के रूप में खोजा था और उस पर काफ़ी खर्च कर चुका है, इसलिए वह 10 गुना अधिक दाम लेना चाहता है। ऐसी दशा में मित्रों यहाँ 2 कंडीशन फंस जाती है। एक कंडीशन होती है कि पत्नी कैंसर से पीड़ित है, हाइनेज उसके लिए दवा प्राप्त करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़, डॉक्टर ने शोध किया, अच्छा खासा खर्च करके दवा बनाई, इसीलिए वह अधिक से अधिक पैसा भी अपने दवा का वसूलना चाहता है। यहाँ समस्या खड़ी होती है कि आखिर दवा कैसे मिले। लास्ट में पैसे के अभाव के चलते और डॉक्टर के रिजिड होने के कारण हाइनेज दरवाज़ा तोड़ करके रात में डॉक्टर की दवा की चोरी कर लेता है। और इसी कहानी पर उसने 2 प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। एक को हम नैतिक दुविधा कहते हैं, दूसरे को हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। मित्रों यहाँ 2 तरह की दुविधाएं पैदा हो गई, अभी हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन पहले उस दुविधा की हम परिभाषा भी समझ लें। जैसे अगर पेपर में कभी भी आए कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा, जिसको उसने कहानी के आधार पर व्याख्यायित किया था, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तब हम आगे उस पर बढ़ते हैं। उसने कहा नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा है जहां पर 2 या 2 से अधिक नैतिक विकल्प उपस्थित होते हैं। अब उसमें कौन सा विकल्प चुना जाए, इसी स्थिति में जब व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है तब उसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक बहुत आराम से एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका पिता सर्विस करता है और उसकी माँ घर में बीमार पड़ी है, और वह जानता है कि अगर 10 बजे तक हम पिता को भोजन का टिफिन हम नहीं पहुंचा दिए तो पिता दिन भर भूखा रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर में खाने पीने की कोई चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। एक समस्या उसके सामने ये खड़ी हुई कि पिता को भोजन यथा समय 10 बजे पर पहुंचाना है। दूसरी समस्या ये है, अगर वह माँ की देखभाल नहीं करता तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ बेड से नीचे गिर जाए और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए। वह लड़का अकेला है। अब उसके सामने 2 नैतिक विकल्प खड़े हैं, एक तरफ माँ की देखभाल करना, दूसरी तरफ पिता को समय पर भोजन उपलब्ध कराना, अन्यथा पिता पूरे दिन भर भूखा रह जाएगा, फैक्ट्री में खाने पीने की कोई चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। अब यहाँ व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है कि वह किस विकल्प का चयन करे। ऐसी दुविधा को ही मित्रों नैतिक दुविधा कहा जाता है। तो ऐसी दुविधा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नैतिक विकल्प, नैतिक समस्याएं उपस्थित हों, उसमें व्यक्ति किस विकल्प का चयन करेगा, इसको लेकर जब वो दुविधा में फंस जाता है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। और मित्रों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का आधार इसी नैतिक दुविधा को माना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में आपको समझाया था कि विकास की कोई सीधी रेखा नहीं होती है, बल्कि विकास नैतिक दुविधा का परिणाम होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने विकास की अवस्था में कहीं न कहीं दुविधा का शिकार होता है। कई विकल्पों में से किसी उचित विकल्प के चयन करने के लिए मजबूर होता है। ऐसी अवस्था में जब वह उचित विकल्प का चयन कर लेता है, वही विकास की परिणति मानी जाती है। इसलिए कोहलबर्ग विकास का आधार नैतिक दुविधा को मानते हैं। लेकिन मित्रों इसके साथ एक और संकल्पना आपको सीखनी है। आप नैतिक दुविधा समझ गए कि 2 या 2 से अधिक नैतिक
उसमें संभावनाएं हमारे सामने हो, नैतिक अवस्थाएं हमारे सामने हो, उसमें से किसी एक का चयन करने की दुविधा नैतिक दुविधा हो गई। अब आती है नैतिक तर्कड़ा की स्थिति। नैतिक तर्कड़ा का मतलब होता है सही या गलत के संदर्भ में निर्णय करने वाला जो तार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। कहने का मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके संबंध में जब हम निर्णय लेने के लिए तार्किक चिंतन करते हैं तो तार्किक चिंतन करने की प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा दोनों को विकास सिद्धांत के दो पक्ष के रूप में कोहलबर्ग ने जस्टिफाई किया है। तो आप गंभीरता से समझ गए कि कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रैक्टिकल किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुंजी नैतिक दुविधा को माना। कोहलबर्ग ने विकास को एक सरल रेखा में चलने वाली प्रक्रिया न मान करके एक ऐसी प्रक्रिया माना जिसमें व्यक्ति नैतिक दुविधा का शिकार होता है और उसे 2 या 2 से अधिक नैतिक विकल्पों में से उचित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ता है, जिसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। और वह नैतिक दुविधा को ही विकास का आधार मानता है, साथ में वह नैतिक तर्कड़ा को भी जस्टिफाई करता है। नैतिक तर्कड़ा यह तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उचित या अनुचित, सही या गलत के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा कि कोहलबर्ग नैतिक दुविधा के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर हमारे सामने रखे हैं। जैसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम पूर्व नैतिक स्तर कहते हैं। इसी को हम पूर्व रूढ़िवादी स्तर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसकी जो अवस्था, जो उम्र उन्होंने निश्चित किया है वह 4 से 10 वर्ष, कहीं कहीं किताबों में 7 से 10 वर्ष भी लिखा गया है, लेकिन 4 से 10 वर्ष अधिकांश मान्यता के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने लिखा भी 4 से 10 वर्ष है। फिर उसके बाद दूसरा स्तर उन्होंने बताया परंपरागत स्तर, जिसको नैतिक स्तर कहते हैं। इसी को रूढ़िवादी स्तर कहते हैं और वह इसकी अवस्था बताया 10 से 13 वर्ष। फिर तीसरा स्तर उसने जस्टिफाई किया उत्तर परंपरागत स्तर, या उसी को उत्तर नैतिक स्तर कहते हैं, उसी को उत्तर रूढ़िवादी स्तर कहते हैं, जिसे मित्रों वह 13 वर्ष से अधिक उम्र के अंतर्गत रखता है। सामान्यतः 13 से 16 या 17 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत वह रखता है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सरलता से इसको सीख लेना है कि यद्यप उसने नैतिक विकास का आधार नैतिक दुविधा को माना, विकास की कुंजी नैतिक दुविधा को माना, लेकिन वह नैतिक विकास के 3 स्तर जो जस्टिफाई किया है, इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहते हैं, उससे आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। यद्यप उसको हम और डीप चल करके एनालाइज करेंगे, एक एक पक्षों पर फोकस करेंगे, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक माता पिता अपने बच्चे को समझाता है कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए। अब मित्रों इसमें जो पूर्व परंपरागत स्तर का बच्चा है, पूर्व नैतिक स्तर का जो बच्चा है जिसकी उम्र 4 से 10 वर्ष है, वह चूंकि अभी अपना स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में वह या तो दंड के भय से, या पुरस्कार के लालच से, या आज्ञाकारिता से, कहीं न कहीं वह बाह्य मापदंडों से प्रभावित होकर के इस बात को मान लेता है कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ मित्रों उसने बाह्य मापदंड का आधार बनाया, माता पिता के बात के आधार बनाया, उनसे मिलने वाले दंड के भय को आधार बनाया, उनसे मिलने वाले पुरस्कार को आधार बनाया। कहने का मतलब वह बच्चा अपने विवेक से नहीं स्वीकार करता, बल्कि बाहरी मापदंड माता पिता के कहने के कारण वह इस बात को मान लेता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना एक गलत बात है।
अब ये हो गई आपके पूर्व नैतिक अवस्था। अब जब हम इसी समस्या को लेकर नैतिक अवस्था या परंपरागत स्तर में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जिसकी उम्र इन्होंने 10 से 13 वर्ष फिक्स किया है, यहाँ पर बच्चे को यह बताया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर दंड का भय नहीं है, यहाँ पर पुरस्कार का कोई लालच नहीं है। यहाँ पर वह बच्चा इस कथन को इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह अपने माता पिता की निगाह में एक अच्छा लड़का सिद्ध करना चाहता है या एक अच्छे बालक की स्थिति अपनी बनाना चाहता है, इसलिए वह उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ उसे दंड का भय नहीं था, पुरस्कार का कोई लालच नहीं था, बल्कि वह अच्छे लड़का या अच्छे पुत्र के रूप में अपने पिता के सम्मुख उपस्थित होने या अपनी क्रेज और अधिक मजबूत कराने के लिए, अपनी प्रशंसा और अधिक बढ़ाने के लिए वह इस बात को सहज स्वीकार कर लेता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी गलत बात है। अब एक तीसरा स्तर आता है, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम उत्तर नैतिक स्तर कहते हैं। इसमें वही समस्या अगर सामने रखा जाता है बच्चे के कि माता पिता कहते हैं कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इस अवस्था में उत्तर परंपरागत की अवस्था जो 13 वर्ष से अधिक उसमें उम्र की है, 13 से 16 या 17 वर्ष की अवस्था की बात आती है, इसमें वह बालक ये कहता है कि ठीक है, माता पिता बताते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किसी का जीवन बचाना हो और दवा की चोरी करनी पड़ जाए तो दवा की चोरी कर लेना भी गलत बात नहीं है। कहने का मतलब मित्रों, यहाँ पर वह स्वतंत्र चिंतन करके उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है, अर्थात चोरी करना गलत बात है, इसको वह अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश करता है। इसी विकास की उच्चतम स्तर मानते हैं। इस तरह से आपने तीनों स्तर में इस उदाहरण को देखा। पहले स्तर में जो पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर है, इसमें बच्चा इसलिए मान लिया क्योंकि उसे माता पिता के दंड का भय है, पुरस्कार का लालच है, आज्ञाकारिता उसके मन में है, वह अपने मन से नहीं माना, बाहरी मापदंडों के आधार पर उसने इस नैतिक निर्णय को स्वीकार कर लिया। दूसरा जो स्तर आया, परंपरागत या नैतिक स्तर या रूढ़िवादी स्तर, इसमें उसने इस बात को इसलिए स्वीकार कर लिया, अर्थात चोरी करना गलत है, इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह माता पिता के निगाह में एक अच्छा लड़का बनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, इसकी लालच में वह इस बात को स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे उत्तर नैतिक स्तर या उत्तर रूढ़िवादी स्तर हम कहते हैं। इसमें बालक अपना स्वतंत्र चिंतन लगा करके माता पिता द्वारा बताई गई बातों को परिस्थिति के अनुसार नई व्याख्या कर देता है। इस तरह से हम एक सामान्य अर्थों में इन तीनों स्तर को हम सीख लेते हैं। अब मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम देखते हैं एक एक स्तर के दो अवस्थाओं में उसने विभाजित किया है। जैसे परंपरागत स्तर जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको उसने दो अवस्थाओं में बांटा, दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था, नैतिक सापेक्षिक, नैमित्तिक सापेक्षिक या अहं केंद्रित अवस्था। दूसरा उसने परंपरागत स्तर को दो भागों में बांटा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, नियम एवं व्याख्या का स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर को दो भागों में बांटा, एक सामाजिक अनुबंधन का स्तर, दूसरा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का स्तर। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ उसने नैतिक विकास के स्तर को परिभाषित किया था और उसके तीन भाग माना था, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब उसने इन एक एक स्तरों के दो भाग कर दिए, पूर्व परंपरागत के दो भाग, परंपरागत के दो भाग, उत्तर परंपरागत के दो भाग। यहाँ मित्रों, जैसा कि मैंने श्यामपट पर अंकित भी किया है कि ये सारे दो पक्ष, इसके हर में दो पक्ष मौजूद हैं। पहले में दंड और आज्ञाकारिता, दूसरा नैमित्तिक सापेक्षिक है। अब हम एक चीज यहाँ देखेंगे कि चाहे वो तीनों स्तरों को 6 भागों में विभाजित जरूर किया है, लेकिन प्रत्येक स्तर में मित्रों नैतिक दुविधा जरूर उत्पन्न होगी।
आप देखेंगे जब हम नीचे इसको हम आपको समझाएंगे कि दंड और आज्ञाकारिता और दूसरा नैमित्तिक सापेक्षिक, इन दोनों के बीच दो ऐसी क्वालिटी आएंगी जहां पर बालक नैतिक दुविधा में जरूर फंस जाता है। और फिर परंपरागत में अगर हम आएंगे, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, दूसरा नियम और व्याख्या के स्तर, इन दोनों में दो ऐसे गुण मिलेंगे जहां पर बच्चा नैतिक दुविधा में जरूर फंसता है। तीसरे में हम आएंगे सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। यहाँ पर भी दो ऐसी क्वालिटी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे जहाँ पर बच्चा नैतिक दुविधा में अवश्य फंसता है। कुल मिला करके आप एक बात की पॉइंट के रूप में मानकर चलिएगा, कोहलबर्ग की पूरी नैतिक विकास सिद्धांत की जो थ्योरी है वह नैतिक दुविधा के आधार पर ही परिभाषित होती है। अब हम एक एक खंडों को एक्सप्लेन करने चले हैं, उसको आप बारीकी से समझेंगे, बड़ा रोचक तथ्य आपके सामने आएगा और बड़े उत्साह से आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर यह बच्चों के अपरिपक्वता का स्तर होता है। यहाँ बालक स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास सेल्फ ओरिजिनेशन नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तर्क शैली उसके पास नहीं होती है। ऐसी दशा में वह बाहरी मापदंडों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाता है। यहाँ पर माता पिता की प्रभावी भूमिका होती है और वह माता पिता के प्रभाव में आकर के अपने निर्णय को फाइनल करता है। उसके अपने विवेक की कोई भूमिका नहीं होती, स्वतंत्र चिंतन उसका नहीं रहता। तो इसमें दो भाग हम देखते हैं। पहला लिखा है दंड और आज्ञाकारिता। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें बच्चा इसलिए तथ्यों को स्वीकार करता है, नैतिक निर्णय को मान लेता है क्योंकि वह या तो उसके अंदर में दंड से अपने को उन्मुक्त रखने की एक भय बना रहता है कि दंड मुझे ना मिले। दूसरी चीज, या तो वह उसके मन में माता पिता या शिक्षक के प्रति आज्ञाकारिता का भाव बैठा रहता है, इसलिए वह दंड और आज्ञाकारिता के अंतर्गत बच्चा दंड से बचने के लिए और आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के नैतिक निर्णय को स्वीकार कर लेता है, नैतिक प्रतिमानों को स्वीकार कर लेता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दंड और आज्ञाकारिता में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, या आप कह सकते हैं आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति पाई जाती है, आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति होती है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है नैमित्तिक सापेक्षिक या अहं केंद्रित। यहाँ पर बच्चा उसी निर्णय को स्वीकार करता है जो उसके स्वार्थों की पूर्ति के अनुरूप होता है। कहने का मतलब वह उन्हीं कार्यों को सपोर्ट करेगा जो उसकी इच्छा को पूर्ति करता होगा। जैसे अगर इसमें हम बच्चे को कोई कार्य करने के लिए देते हैं तो वह शर्तें लगा देता है। जैसे अगर हमने उससे कहा कि आपको मार्केट से सामान लाना है तो वह तुरंत कहेगा कि अगर आप मुझे चाट खाने के लिए 15 रुपये देंगे तभी हम मार्केट जाएंगे। यहाँ पर वह 15 रुपये के लालच में 15 रुपये प्राप्त करने की अपेक्षा से वह मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात मित्रों इसमें उसके अंदर में स्वार्थ की प्रवृत्ति आ जाती है, अर्थात वह अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देता है। पहले में आज्ञाकारिता का भाव आता है, दूसरे में स्वार्थ की प्रबलता रहती है। अब ये दो विपरीत गुण यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में वह किसी एक विकल्प के चयन करने की समस्या में फंस जाता है जिससे नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि दंड और आज्ञाकारिता में बच्चे में माता पिता की आज्ञा मानने का भाव मौजूद रहता है। नैमित्तिक सापेक्षिक में अहं केंद्रित में बालक अपने स्वार्थ को सामने रखता है, स्वार्थ को ध्यान में रख करके प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करता है। यहाँ दो चीजें सामने आई, एक आज्ञाकारिता, दूसरा स्वार्थ। अब इनमें से वह किसको स्वीकार करे, कि वह माता पिता की आज्ञाकारिता को माने कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति को माने। अब इन दो कंडीशन में वह भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात मित्रों वह नैतिक दुविधा से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि वह नैतिक दुविधा के चक्र में फंस जाता है और इसी को की पॉइंट माना है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के संबंध में।
अब हम दूसरे स्तर में आते हैं। परंपरागत स्तर में पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। कहने का मतलब मित्रों, यहाँ पर बच्चा इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह माता पिता की निगाह में अच्छा लड़का बनना चाहता है। अगर कोई बालिका है अच्छी लड़की बननी चाहती है और वह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावले रहते हैं, प्रशंसा को प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में रहती है, अर्थात वह नैतिक भाव प्रशंसा के माध्यम से डेवलप करते हैं, प्रशंसा के माध्यम से उनमें नैतिक भाव की प्रवृत्ति जागृत होती है और वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामूहिक स्वार्थ या सामूहिक कार्यों की ओर अग्रसर हो जाते हैं ताकि उनको प्रशंसा मिले। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रशंसा प्राप्त करने के चक्कर में जो बच्चे होते हैं वह अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। जैसे जब माता पिता उदाहरण देते हैं कि देखिए अमुक का लड़का तो IIT में सेलेक्ट हो गया, वो उस लड़के का सिलेक्शन PCS में हो गया, तो बच्चा सुनता है और वह अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसमें अनुकरण का भाव पैदा हो जाता है कि काश मैं भी ऐसा करूं, मेरे माता पिता मुझे अच्छे लड़के के रूप में या अच्छी लड़की के रूप में मुझे स्वीकार करें, और वह बार बार अच्छे लोगों की तरह बनने की कोशिश करता है ताकि उसकी भी तारीफ हो, उसकी भी चर्चा हो, उसको लोग उदाहरण के रूप में रखें। यहाँ पर उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, अर्थात अच्छा लड़का अच्छे लड़के की अवस्था में बालक में अनुकरण का भाव आ जाता है। अनुकरण करके वह अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है। अब दूसरा आया नियम और व्याख्या का स्तर। यहाँ पर बच्चा यह कहने के लिए स्वतंत्र हो जाता है कि अमुक का लड़का IAS हो गया, लेकिन क्या ज़रूरी है कि गांव के सारे लड़के IAS ही बन जाए? हो सकता है मेरी क्षमता प्रोफेसर बनने की है, हम प्रोफेसर बनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब यहाँ पर वह नियम और कानून की स्वतंत्र व्याख्या करने के लिए खड़ा हो जाता है, स्वतंत्र चिंतन उसका यहाँ पर खड़ा हो जाता है। आप कह सकते हैं एक तरह से इसमें आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति उसके अंदर में उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति आई और आप देख रहे हैं कि एक तरफ आत्मनिर्भरता है, एक तरफ अनुकरण है। ये मित्रों दो विपरीत परिस्थितियां हैं। बालक भ्रम में फंस जाता है कि हम अनुकरण करें या हम स्वयं निर्णय लें, आखिर किधर हम जाएं, यह नैतिक दुविधा की अवस्था उत्पन्न कर देता है। कहने का मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था में बालक अनुकरण करने के लिए अग्रसर होता है ताकि माता पिता उसको अच्छा समझें, और दूसरी तरफ नियम और व्याख्या में वह इस बात को स्पष्ट करता है कि सारे लोग IAS ही नहीं बनेंगे, सब लोग अपनी स्वतंत्र उसमें क्षमता के अनुरूप वह कुछ भी किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई टीचर उसमें लेक्चरर बन सकता है, सब अलग अलग स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उसमें आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हो जाता है। तो मित्रों एक तरफ अनुकरण है, एक तरफ आत्मनिर्भरता है, ये दो भ्रम की दो विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अब बच्चा स्वीकार करे तो करे किसको? अनुकरण को स्वीकार करे कि आत्मनिर्भरता की तरफ जाए, यह अवस्था नैतिक दुविधा उत्पन्न कर देती है। इसी तरह से तीसरा स्तर आता है जिसको हम उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ दो पक्ष सामने रखा है, एक सामाजिक अनुबंधन का, दूसरा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का। मित्रों जैसा कि हम जानते हैं समाज में हम कुछ नियम कुछ कानून को फॉलो करते हैं और जिसमें लोगों की सहमति होती है। वहाँ पर कोई कार्य दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी कार्य आपसी सहमत से करते हैं। लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो आपसी सहमति का पालन करते हैं कि आप मेरा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, आप मेरे भेद को न खोलें, हम आपके भेद को न खोलें, और हम दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अर्थात सामाजिक अनुबंधन में जो नियम कानून का वो पालन करते हैं या जिन अनुबंधों का पालन करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं उनके पारस्परिक हित पारस्परिक स्वार्थ मजबूर कर देते हैं। इसलिए मित्रों यहाँ पर जो बच्चा है वह स्वार्थ की प्रवृत्ति से प्रेरित हो जाता है, अपने हित पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित हो जाता है और
आप देख रहे हैं सामाजिक अनुबंधन में जो गुण उसमें पैदा हुआ वह स्वार्थ का गुण पैदा हुआ, या आप कह सकते हैं हित पूर्ति का गुण पैदा हुआ। और सार्वभौम नैतिक जो निर्णय हमारे सामने रखा गया है, इस अवस्था में बालक किसी स्वार्थ में नहीं आता है। इस अवस्था में बालक माता पिता के कहने पर भी नहीं कोई निर्णय लेता है। इस अवस्था में दंड और पुरस्कार, दंड का भय और पुरस्कार का लालच भी नहीं है। यहाँ पर वह अंतःकरण के आधार पर निष्कर्ष लेता है। यहाँ पर बालक स्वार्थपरक सारी प्रवृत्तियों, सारी सीमाओं को तोड़ करके परार्थवादी हो जाता है, दूसरों के हित में चिंतन करने लगता है, अर्थात उसमें परार्थवाद का गुण आ जाता है, वह परार्थवादी हो जाता है। आप देख रहे हैं एक तरफ हित पूर्ति और स्वार्थ, दूसरी तरफ परार्थ। अब बालक भ्रम में फंस जाता है, आखिर वह किस नीति का उपयोग करे। तो मित्रों, इस स्तर में भी वह नैतिक दुविधा का शिकार हो जाता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लिए कि मैंने पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, इन तीनों स्तरों के जो 6 भाग हैं, मैंने प्रत्येक भाग के अलग अलग गुण को जस्टिफाई करके उनके बीच में नैतिक दुविधा को मैंने परिभाषित किया, और इसी नैतिक दुविधा के आधार पर कोहलबर्ग संपूर्ण नैतिक विकास को अग्रसर करना चाहते हैं। इस तरह से आपको विशेष गौर करना है, और इनके नैतिक विकास का आधार सदैव नैतिक दुविधा को ही मानना है। एक बार हम पुनः कोहलबर्ग को समराइज कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। पहली बात, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरी चीज़, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की जो परिभाषा किया है वह 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रैक्टिकल करके किया है। तीसरी चीज़, कोहलबर्ग नैतिक विकास का आधार स्तंभ, नैतिक विकास की पॉइंट नैतिक दुविधा को माना है। चौथी चीज़, कोहलबर्ग कहते हैं कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि विकास नैतिक दुविधा का परिणाम होता है। जीवन में हमेशा ऐसी दुविधाएं उत्पन्न होती रहती हैं जहां कई विकल्पों में से मुझे एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। यही विकास का आधार स्तंभ होता है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, विकास सिद्धांत के 2 पक्ष उन्होंने माना, एक नैतिक दुविधा, दूसरा नैतिक तर्कड़ा। मैंने नैतिक दुविधा में आपको समझाया कि ऐसी दुविधा जिसमें 2 या 2 से अधिक नैतिक विकल्प हमारे सामने खड़े हों और उसमें से हमें किसी एक का चयन करना पड़े, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक निर्णय किसे कहते हैं? अच्छे या बुरे के संबंध में, उचित या अनुचित के संबंध में निर्णय करने वाली जो तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है, मित्रों गौर करना, तार्किक चिंतन की जो प्रक्रिया है उसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। तो नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा को वह साथ साथ प्रयोग करता है और इसे विकास के 2 पक्षों के रूप में परिभाषित करता है। फिर उसके बाद मित्रों आपको ये भी ध्यान रखना है, कोहलबर्ग जो कुछ भी नैतिक विकास के बारे में कहते हैं वह अपने पूर्व में पियाजे द्वारा किए गए नैतिक सिद्धांत को ही परिष्कृत, परिमार्जित रूप में आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर आप देख रहे हो उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताया है। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको दूसरा हम कहते हैं पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, इसको हम कहते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 से 10 वर्ष बांटा है, कहीं कहीं 7 से 10 वर्ष भी है, 1-2 बार ऐसा विकल्प भी आया है, लेकिन आप 4 से 10 वर्ष को ही एक्सेप्ट करें क्योंकि मान्यता अधिक इसी के संदर्भ में दिखाई पड़ती है। दूसरा उन्होंने परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर या रूढ़िवादी स्तर रखा जिसको 10 से 13 वर्ष की उम्र बताते हैं। तीसरा उन्होंने उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर नैतिक स्तर रखा जिसको 13 से 16 या 17 वर्ष या आप कह सकते हो 13 वर्ष से अधिक उम्र को उन्होंने फिक्स किया है। अब इन तीनों स्तरों को उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है। जैसे पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, 2 पक्ष स्पष्ट किया, एक दंड और आज्ञा
आज्ञाकारिता, दूसरा नैमित्तिक सापेक्षिक या अहं केंद्रित अवस्था होती है। दूसरा उन्होंने परंपरागत स्तर में दो भागों में डिवीजन किया, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, नियम एवं व्याख्या स्तर। तीसरा उन्होंने दो भागों में जस्टिफाई किया, सामाजिक अनुबंधन स्तर, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। ये टोटल 6 भाग उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब 6 भागों में से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर स्तर में नैतिक दुविधा अवश्य उत्पन्न होती है, नैतिक दुविधा अवश्य उत्पन्न होती है। जैसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें बालक अपरिपक्वता की अवस्था में होता है, वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है और उसके सारे के सारे निर्णय बाहरी मापदंडों पर आधारित होते हैं, जैसे माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता के दंड का भय, माता पिता से पुरस्कार प्राप्त करने का लालच, यह सब उसे नैतिक निर्णय लेने के लिए एग्री कर लेते हैं, अर्थात वह नैतिक निर्णय को मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें 2 कंडीशन है, एक दंड और आज्ञाकारिता, दूसरा नैमित्तिक सापेक्षिक। मित्रों ध्यान रखिएगा, जैसा कि इधर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम इसको मिटा करके साफ करके फिर आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिक्सअप आपको समझ में आ रहा है, आपको हो सकता है दिक्कत उत्पन्न हो रही हो। अब थोड़ा इस मैटर को हटा लेने के बाद आप उसको और अधिक क्लियर से समझ लेंगे। जैसे आप देख रहे हो दंड और आज्ञाकारिता, आप देख रहे हैं 2, एक है दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है, बच्चे के मन में आज्ञाकारिता का भाव पैदा हो जाता है, अर्थात वह आज्ञा को स्वीकार करता है, माता पिता के कथनों पर विश्वास करता है। दूसरा उसके सामने आता है अहं केंद्रित अवस्था, अहं केंद्रित अवस्था, अहं केंद्रित अवस्था, या इसी को हम कहते हैं नैमित्तिक सापेक्षिक। यहाँ आप देख रहे हैं कि वह अपने स्वार्थ को सामने रख देता है, अर्थात वह कोई कार्य तभी करने के लिए तैयार होता है जब उस कार्य से उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। तो मित्रों, एक तरफ आज्ञा का भाव उसके मन में है, दूसरी तरफ स्वार्थ का भाव उसके मन में है। अब बालक जाए तो किधर जाए, अर्थात दोनों में से वो किसका चयन करे, इसको लेकर के वह नैतिक दुविधा में फंस जाता है, अर्थात इस दुविधा में आ जाता है कि उसके अंदर में आज्ञाकारिता का ही भाव बना रहे कि वह उन कार्यों को करे जिससे उसके हित की पूर्ति हो। अब इन दोनों को लेकर के उसके अंदर में नैतिक दुविधा का भाव पैदा हो जाता है। अब इसी तरह से आप देख रहे हो परंपरागत स्तर में जब हम आते हैं, अर्थात अच्छा लड़का अच्छे लड़के की अवस्था में हम आते हैं, तो उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहाँ भ्रम उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं परंपरागत स्तर में 2 भाग होते हैं, एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, और एक आपने वहां देखा कि नियम एवं व्याख्या, नियम एवं व्याख्या। मित्रों यहाँ आप ध्यान देंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए वह बालक अनुकरण करने की ओर अग्रसर होता है। कहने के मतलब वह यह सोचता है कि माता पिता जिसका उदाहरण दे रहे हैं, अगर हम उनका अनुकरण करें, उनके अनुरूप हम चलने की कोशिश करें तो मेरी भी तारीफ होगी, मेरी भी प्रशंसा होगी। तो मित्रों यहाँ पर उसके अंदर में अनुकरण का भाव आ जाता है, अर्थात वह अनुकरण की ओर अग्रसर होता है। और जब वह नियम और व्याख्या की तरफ आता है तो उसके अंदर में एक चीज आता है कि माता पिता ठीक है समझा रहे हैं कि अमुक का लड़का IIT में सिलेक्ट हो गया, या उसका NIT में हो गया, या वो अन्य कोई जैसे PCS में सफल हो गया, IAS में सफल हो गया, ठीक है कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा समाज उसी का अनुसरण करे, वही पद प्राप्त करे। व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर के भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी अन्य पदों को भी प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह नियम और व्याख्या में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाता है, आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है
और आप देख रहे हैं एक तरफ अनुकरण, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, यह भ्रम की स्थिति बच्चे में पैदा कर देती है। कहने का मतलब आखिर वह इन दोनों में से किसको स्वीकार करे, जिससे उसके अंदर में नैतिक दुविधा में वह आकर के फंस जाता है, नैतिक दुविधा की प्रवृत्ति आ जाती है। तो मित्रों यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की में अनुकरण की प्रवृत्ति उसके अंदर में आई, नियम और व्याख्या में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति आई। अब ये दो प्रवृत्तियां परस्पर विपरीत स्थिति में है, अब वो जाए तो किधर जाए, यहाँ वो नैतिक दुविधा की अवस्था में पहुंच जाता है। इसी तरह से उत्तर परंपरागत स्तर में आता है। उत्तर परंपरागत स्तर में आप देख रहे होंगे वहाँ पर हमने दो डिवीजन आपके सामने किया है, एक सामाजिक अनुबंधन का स्तर है और दूसरा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का स्तर है। सामाजिक अनुबंधन, दूसरा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का स्तर। यहाँ पर आप मित्रों बहुत आसानी से बिंदु को समझेंगे कि सामाजिक अनुबंधन का मतलब होता है हम सामाजिक नियमों, सामाजिक प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं परस्पर सहयोग से, आपसी विचार विमर्श से, और इसके लिए लोगों के आपसी हितों की पूर्ति के लिए ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो आगे चल करके समाज की संरचना करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हित पूर्ति उनके सामने आ जाता है या उनका स्वार्थ उनके सामने आ जाता है, जिसमें वो आपस में एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे से सहमति बना लेते हैं, जिसके आधार पर वह अपने हितों की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत में बालक परार्थवादी हो जाता है। कहने के मतलब उसमें स्वार्थपरता नहीं रहती, वह अंतःकरण की आवाज़ पर दूसरों के सहयोग के लिए तैयार हो जाता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी हित पूर्ति के वह स्वतंत्र चिंतन करके वह अंतःकरण की आवाज़ को सुन करके परार्थवादी प्रवृत्ति में चला जाता है। आप एक तरफ स्वार्थपरक प्रवृत्ति देख रहे हैं, दूसरी तरफ परार्थवादी प्रवृत्ति देख रहे हैं। इन दोनों अवस्थाओं में बालक फंस जाता है। अब वह किसको स्वीकार करे, ऐसी दशा में उसके सामने नैतिक दुविधा की अवस्था आ जाती है। तो इस तरह से मित्रों सारे तीनों जो स्तर हैं, जिसमें 6 भाग उन्होंने व्याख्यायित किया है, उसमें सब में उन्होंने निष्कर्ष नैतिक दुविधा को ला करके रखा है, जिसे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत कहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैंने एक एक बिंदु को एक्सप्लेन किया है, अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो बड़े आसानी से हैंडल करेंगे। आने वाले समय में हम आपको एक एक प्रश्न को डिटेल में व्याख्या कराएंगे, तब आप देखेंगे जो मैं सिद्धांत आपके सामने एक्सप्लेन किया हूँ कितना सारगर्भित संदर्भित है, और इसको आप एक एक सिस्टम को गहराई से समझिएगा, भरपूर ढंग से इस पर चिंतन करिएगा। जहाँ पर दिक्कत हो मैसेज करेंगे, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।